चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। सिंपल इंटरेस्ट, हम एकदम बढ़िया हैं। चलो बातचीत नहीं करते हैं। उम्मीद है आपका सैटरडे संडे वीकेंड अच्छा रहा होगा, पढ़ाई एकदम धुआंधार चल रही होगी, सब बढ़िया चल रहा होगा, है ना। आ जाओ। ठीक है, देखिए आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था शायद मैंने, कि 7,300 रुपए है, 5% की दर है। 11 मई से लेकर 11 मई 1987 तो दोनों में कॉमन है, उसको छोड़ो। 10 सितंबर तक हमें जाना है, तो आपको 7,300 रुपए, ब्याज की दर 5% और समय। अब मुझे जल्दी से आप ये बताइए कि 11 मई से 10 सितंबर तक कितने नंबर ऑफ डेज आपने निकाले, कितने दिन आपने निकाले, ये बताइए। क्योंकि देखिए 11 मई, मई के बाद आ जाएगा आपका जून, ठीक है। 11 मई, मई के बाद जून आपका पूरा आएगा, जुलाई आपका पूरा आएगा, अगस्त आपका पूरा आएगा, लेकिन सितंबर के आपके केवल 10 दिन आएंगे। ऐसे ही आपने किया होगा, है ना। तो आपने कुल दिन निकाले क्या, टोटल 123 डेज आ रहे हैं, सब लोग ऐसा कह रहे हैं, सही है क्या? 123 डेज। हाँ बिल्कुल ठीक बात। चलो समझ लें, अगर यहां पे हम देखें तो आपका जो मई है उसमें से, और इन्होंने कहा है कि दोनों दिन को भी शामिल करना है। मई होता है 31 का, अगर आप 11 के पहले के 10 दिन निकाल दें तो मई के बचेंगे पूरे 21 डेज, पूरे 21 दिन बचेंगे। फिर जून कितने दिनों का होता है, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त कितने का, 30 का, और सितंबर कितने का हो जाएगा, 10 का, क्योंकि उसमें तो 10 ही दिन लेना है आपको, है ना। अरे अगस्त 30, जुलाई अगस्त दोनों 31 के। अब देखिए टोटल कितने दिन हो रहे हैं। देखो आपको ये समझ में आया, मई में होते हैं 31 डेज, और 11 मई को भी शामिल करना है, यानी उसके पहले के 10 दिन हटा दो, है ना। उसके पहले के 10 दिन हटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे मात्र 21 दिन। जून जुलाई अगस्त के पूरे दिन, सितंबर के 10 दिन, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 और 3 12, 123 डेज। इन सब का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 123 डेज। चलो तो 123 डेज, और डेज की बात आई तो 365 से तो भाग देना ही पड़ेगा, 365 से भाग देना पड़ेगा, हाँ या ना। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे। अब मुझे पता है कि ये 73 का दुगना है और ये 73 का 5 गुना है, ठीक है। और 5 से आपका ये 5 गया, 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो गए, 73 का डबल 126। कुछ गलत कर रहे हैं क्या अपन? 73 का 73 एक मिनट, 123 यहां तक तो सही है, नहीं ऐसे नहीं होगा। 73 का डबल तो 126 होता है ना, 73 का तो डबल 156 भी नहीं, 146 होता है। नहीं ये तो गलत हो रहा है। एक काम करते हैं, 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए, 123 से आप डायरेक्ट नहीं उड़ा सकते ना, 12 या 36 नहीं, 73 से ये 5 बार कटेगा और 5 से ये 5 बार कटेगा। अच्छा 123 आंसर आएगा, 123 इज द आंसर। 73 का डबल 146 होता है, 123 नहीं होता, गलती हो रही थी वो, अब सही है शायद, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 73 का 5 गुना 365, 5 से 5 गया, बचा केवल 123। 123 रुपए ब्याज मिलेगा फॉर 123 डेज। अब सही है, हाँ अब ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में भी आपसे कुछ इसी प्रकार की बातें की जा रही हैं। 13 जनवरी से आपको जाना है 8 जून तक, सेम ईयर में। 13 जनवरी से, जनवरी के बाद आ जाएगा आपका फरवरी, फिर हो गया मार्च, फिर हो गया आपका अप्रैल, मई और जून, 8 जून, इतना आपको जाना है ना। 12,000 रुपए हैं,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है और क्वेश्चन डेज में है, तो डेज कैलकुलेट करके 365 से भाग देना है। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है ऋण चुकाने के लिए कितनी राशि उधार दी, यानी आपको अमाउंट बताना है, मिश्रधन बताना है, ब्याज सहित कितना पैसा लौटाएंगे वो आपसे पूछा गया है। बताओ क्या आंसर आ रहा है। ये भी होमवर्क में दिया था क्या? देखो 13 जनवरी, और इस बार हमें क्या करना है, जनवरी में होते हैं 31 डेज। 31 में से आपने 12 जनवरी के दिन तो हटा दिए, शुरुआत के 12 दिन तो आपने हटा दिए, तो शुरुआत कहां से होगी, 13 दिनों से होगी, है ना, मतलब 13 जनवरी से होगी। तो 31 में से अगर आपने 12 घटा दिया तो 11 में से 2 गया, और यहां पे आपके, या फिर आप डायरेक्ट भी इसको कर लोगे तो 21 और 7 19 दिन ये हो रहे हैं आपके, 19 डेज। 19 भी कब होगा, जब आप 13 जनवरी को मिलाओगे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि 13 जनवरी को शामिल करना है, तो 13 जनवरी को शामिल नहीं करेंगे तो हम यहां पे फिर 18 दिन लेंगे। फरवरी हो गई 28 की, मार्च हो गया 31 का, अप्रैल हो गया आपका 30 का, मई हो गया 31 का, और ये हो गया आपका 8। इसको अब जरा टोटल करके देखना क्या आएगा। 18, 28, 31, 30, 31 और 8 सबका टोटल करेंगे तो 8 और 1 9, 8 और 1 9 18, 18 में आपने 8 जोड़ दिया तो ये आगे आपका कितना, 18 और 8 26, हाँ 26 का 6 कैरी 2, फिर 3 3 6 3 9 3 12 और 2 14, 146 डेज आ रहा है। अब यहां कंफ्यूजन यह है कि अगर 13 जनवरी को शामिल कर लेते हैं तो 147 डेज आएंगे, नहीं करते हैं तो 146 डेज आएंगे। अगर हम उसको ले भी लेते हैं तो 147 डेज होंगे, तो या तो 146 आएगा या 147 आएगा, इसके आसपास कुछ आएगा। पर क्योंकि हमें पता है कि डेज अगर 73 के मल्टीपल्स में चलें तो ज्यादा अच्छा है, अगर एक बार के लिए 147 भी होता ना तब भी हम 146 लेते, अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर हम ले आते। एक दिन का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए अब देखें, अब ये 73 से 2 बार और 73 से 5 बार कट जाएगा, है ना। आपके 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से ये उड़ेगा 3 बार, 3 का दुगना 6 और 6 का 12 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 720। तो यहां पे 12,000 रुपए पर 720 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है, यानी आप सूद सहित कितना लौटाओगे, 12,720, 12,720, 12,720 आप लौटाएंगे, ये आंसर है। ओके भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल टाइप नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 86, ध्यान से इसको पढ़िए। हम्म पहले के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे माय कोर्सेस के अंदर। हाँ, अगर 146 147 दोनों हैं, लगभग से हो जाएगा संगम में से काम, लेकिन फिर भी आपको चेक करना पड़ सकता है अगर इफ इट इज वेरी क्लोज, बट पॉसिबिलिटी बहुत कम है।
ए और बी ने 2003 और 3000 एक ही रेट पर 2.5 साल के लिए लिया, और बी ने ऐसे इतना। देखो, ए से ए ने 2,000 रुपए उधार लिए और बी ने 3,000 रुपए उधार लिए, है ना, 2.5 साल के लिए। और बी ने ए को 125 रुपीज मोर, 125 रुपए ज्यादा दिए इन 2.5 ईयर्स। 125 रुपीज मोर इन 2.5 ईयर्स, 125 रुपए ज्यादा दिए 2.5 साल में, है ना। तो 125 रुपए ज्यादा दिए 2.5 साल में, यानी यहां पे आ जाएगा 50 रुपए पर ईयर। 50 रुपए प्रति वर्ष आपने पैसा ज्यादा दिया और देंगे ना। देखो, दोनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। ए ने 2,000 उधार लिए, बी ने 3,000 उधार लिए। तो आपको पता है कि क्योंकि बी 1,000 रुपए ज्यादा दे रहा है, इसीलिए तो 50 रुपए इंटरेस्ट हर साल ज्यादा दे रहा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। आंसर 125 रुपीज पेड इन 2.5 ईयर्स मोर, है ना। मतलब 125 रुपए 2.5 साल में ज्यादा पे करे हैं बी ने ए के कंपैरिजन में, और वो करेगा ही ना। रीजन कि उसने 1,000 रुपए ज्यादा लिए, क्योंकि 1,000 रुपए ज्यादा हैं, इसलिए वो 50 रुपीज पर ईयर ज्यादा पे कर रहा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। हर साल 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा। दैट्स इट। हम्म। हर क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी दिव्या जी, ऐप पर सारी क्लासेस रिकॉर्डेड बाद में आप कभी भी देख सकते हो। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 87, वेरी सिंपल, बताइए इसको। एक व्यक्ति 16,000 रुपए कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, 4,000 रुपए तुरंत दे देता है, शेष 15 महीनों के बाद देता है, जिस पर उसे 12.5% की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। टीवी के लिए कितनी राशि उसने अदा करी, यह आपको बताना है। देखो, बात बड़ी सिंपल है। 16,000 रुपए की टीवी है, उसने 4,000 रुपए तत्काल दे दिए, तो बचे कितने, 12,000। तो अब देखो, 16,000 तो देना ही है, लेकिन उसने एक साथ ना देके 4,000 दे दिए, और फिर कहा कि जो बचा हुआ पैसा है यार वो बाद में ले लेना, भले तुम ब्याज पे दे दो हमें, है ना। तो उसने 12,000 रुपए पर 15 महीने के हिसाब से 12% ब्याज उसने लिया। दुकानदार ने कहा कि भाई तू अगर 4,000 अभी देगा और 12,000 बाद में देगा तो मैं ब्याज लूंगा। तो आपने कहा ठीक है भाई, ब्याज ले लेना, है ना, और क्या करें, हम नहीं है पैसा। तो आपने 12,000 पर 15 मंथ्स, मंथ्स की बात आई, महीने की बात आई, 12 से भाग देंगे, और 12% पर 12 से 12 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 120 का 15 में मल्टीप्लाई करा, यानी 1,800 रुपीज क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। यानी 16,000 की टीवी पे 800 रुपए ब्याज लगेगा, है ना। 800 रुपए ब्याज लगेगा 16,000 पर, 800 बोल रहा हूं, सॉरी, 1,800 ब्याज लगेगा। तो आप कितना पैसा लौटाओगे, यानी वो टीवी आपको कितने का पड़ गया, 17,800 का। 16,000 की टीवी, 1,800 रुपए इंटरेस्ट, यानी वो टीवी आपको कितने की पड़ गई, 17,800, 1,800 यू आर पेइंग मोर। संजय, आपने कब मेल किया था ये बताओ। ठीक है, चलिए, एक और सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। मैं आपको इसको थोड़ा क्लियर करके दिखा देता हूं, क्योंकि आपको 2 या 3 बार इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, फिर बात करते हैं।
ध्यान से पढ़ लेना, फिर मैं बताऊंगा तब बोलना मत ये कहां से आया। पढ़ लिया? हम्म। चलो आ जाओ। कई लोगों को न्यास का मतलब नहीं पता होगा, हम आपको न्यास का मतलब बताते हैं। न्यास को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट विश्वास वाला नहीं, ट्रस्ट इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ट्रस्ट होते हैं ना कि ये फलाना फलाना संस्थान का एक ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इंग्लिश में आप यहां पे पढ़ सकते हो ट्रस्ट, है ना। एक 12 साल का लड़का था, उसको एक ट्रस्ट में भेज दिया, एक गुरुकुल में भेज दिया, आप ऐसे समझ लो, और उसको वहीं रहना है, ठीक है। चलो, तो 12 साल का लड़का था, 1 लाख रुपए, मतलब ऐसा जो ट्रस्ट है वो आपको कहीं मिलेगा नहीं जैसा ये क्वेश्चन में है। 12 साल का लड़का है, उसको 18 साल तक ट्रस्ट में रहना है, मतलब आप समझ लो गुरुकुल में रहना है। उसके परिवार वाले बोलते हैं कि हमारे लड़के को आप 6 साल तक रखो और उसके लिए ये 1 लाख रुपए भी आप रखो, है ना। लेकिन जब हमारा लड़का 18 साल का हो जाएगा तो हम इसको लेने आएंगे, हमारा 1 लाख रुपए वापस करना, और इस 1 लाख पर कुछ ना कुछ ब्याज भी हमें देना। समझ में आ रही है? 1 लाख रुपए भी वापस चाहिए और इस पे ब्याज भी चाहिए। तो ट्रस्ट इस प्रकार का है, ठीक है। तो आप समझना, जो न्यासी है यानी जो ट्रस्ट है, वो 6% हर साल इन्वेस्टमेंट उस पर रिटर्न वो ले लेता है। यानी 1 लाख का 6%, 1 लाख का 6% कितना होता है? 6,000। यानी लड़के के नाम पे जो पैसा जमा किया गया है उस पे हर साल पर ईयर कितने रुपए मिलते हैं? 6,000 रुपए मिलते हैं। अब ट्रस्ट क्या करता है, इसमें से 2,500 रुपए तो वो लड़के को पॉकेट मनी दे देता है, और 500 रुपए वो उस पे खर्च करते हैं 1 साल में। 2,500 रुपए पॉकेट मनी और 500 रुपए उस पर खर्च करते हैं, यानी उसके 1 लाख रुपए से साल का 6,000 मिलता है। उसमें से 500 रुपए पॉकेट मनी, सॉरी, 500 रुपए उस लड़के पर खर्चा, और 2,500 रुपए उसको पॉकेट मनी हर साल वो दे देते हैं। यानी 6,000 में से 3,000 हर साल निकाल लिया जाता है, तो बचेगा कितना? 3,000। हर साल 3,000 बचेगा, तो 6 साल में कितना बचेगा? 18,000। तो जब लड़का बड़ा हो जाएगा और जब उसके घर वाले उसको लेने आएंगे, तो लड़के को तो वो सुपुर्द करेंगे ही, लेकिन कितने रुपए वापस करेंगे? 1,18,000, 1,18,000 ये आपको देंगे। हम्म। ऐसा ट्रस्ट मिल जाए तो छोड़ना मत। ठीक है संजय, आ जाएगा रिप्लाई, चिंता मत करो। समझ में आया? 1 लाख रुपए पर 6% ब्याज, यानी 6,000 रुपए ट्रस्ट को मिल जाता है। उसमें से 3,000 रुपए वो इनडायरेक्टली लड़के पर ही खर्चा कर रहे हैं, तो हर साल 3,000 रुपए बच रहा है, तो 6 साल का 18,000 बचेगा। जब लड़के को घर वाले लेने आएंगे तो 1 लाख प्लस 18,000 वापस करेंगे, 1,18,000 प्लस वो बदमाश लड़का वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। मजा आया? इसको भी जरा ध्यान से पढ़ना, सवाल को, बहुत जबरदस्त सवाल। जाना है तुम लोग को भी ट्रस्ट में, है ना। तुमको देख के ही भगा देंगे कि इसको तो नहीं रख पाएंगे हम। ठीक है।
देखिए भैया, एक आदमी एक बैंक में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 12,000 रुपए सावधि खाते में जमा करता है, लेकिन 3 वर्ष बाद वह अपनी जरूरतों के लिए पूरी धनराशि निकाल लेता है, जिससे बैंक कम ब्याज दर पर प्रदान करता है। 5 वर्ष के अंत में मिलने वाली धनराशि से 3,320 रुपए कम प्राप्त होते हैं। बैंक द्वारा कितना ब्याज मिला? आपको अगर इस सवाल को आसान भाषा में मैं समझाऊं तो अक्सर यह होता है, एफडी, आपको पता है कि हम बैंक में एफडी करवाते हैं। हमने 5 साल की कराई, 10 साल की कराई। मान लो आपने 5 साल की एफडी कराई, तो एफडी का नियम होता है कि आप 5 साल के पहले नहीं तोड़ सकते। और अगर आपने 5 साल के पहले अपनी एफडी ब्रेक करी, यानी 5 साल के लिए पैसा आपने लॉक कर दिया, पर आपने कहा कि नहीं, मैं 5 साल तक नहीं रख पा रहा हूं, मुझे जरूरत है, तो बैंक कहेगी कि ठीक है भाई, आपका पैसा है, आपको पैसा तो हम वापस कर देंगे, लेकिन हमने आपसे जो कमिट किया था कि हम आपको इतना प्रतिशत ब्याज देंगे, वो हम नहीं दे पाएंगे, तो हम आपको अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देंगे, ब्याज कम देंगे उस पर। तो इस व्यक्ति ने 3 साल बाद अपनी एफडी ब्रेक कर दी, जबकि लॉक 5 साल के लिए करना था। तो बैंक ने कहा कि ब्याज देंगे लेकिन कम देंगे। उसने कहा ठीक है, ओके। हाँ, एफडी बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा खाता, फिक्स डिपॉजिट। तो देखो, बात समझना, 12,000 रुपए इस सज्जन ने जमा करे, किस पर, कितने पर? 10% की दर से, 10% से, 10% की दर से। और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करा, वो तो हमें पता लगाना है ना। अब यहां होता क्या है कि 3 वर्ष बाद उसने पैसा निकाल लिया, बैंक ने कम ब्याज उस पर प्रदान किया। अच्छा, 10% की दर से। आप सोचिए कि अगर 12,000 रुपए 10% के हिसाब से 5 साल तक अगर जमा रहते तो कितना ब्याज मिलता? 6,000 रुपए ब्याज मिलता। अगर पैसा 5 साल के लिए जमा होता तो 6,000 रुपए ब्याज मिलता, हां या ना? लेकिन उस सज्जन ने 3 साल बाद एफडी तोड़ दी, तो जितना मिलना था उससे 3,320 रुपए कम मिलेगा। जितना मिलना चाहिए था उससे 3,320 रुपए कम मिलेगा। तो देखो, ये हो गया आपका 80, 9 में से 3 गया और 5 में से 3 गया, तो कुल मिला के कितना ब्याज मिला भैया? 2,680 रुपए ब्याज मिला। किस पर मिला? 12,000 पर। कितने साल में? 3 साल में। मल्टीप्लाई बाय 100। मिलना था 6,000, लेकिन उससे 3,320 रुपए कम मिला, यानी कितना उसको ब्याज मिला? उसको मिला है मात्र 2,680 रुपए 12,000 पर 3 साल में, है ना। अब इसको करेंगे हम हल। 1 2 3 1 2 3 गया, है ना। ये 3 से कैंसिल हो सकता है क्या? 3 इंटू 8 24, और नहीं होगा, 3 से कैंसिल नहीं होगा ये, है ना। और किससे उड़ा सकते हो? 2 से ही उड़ाए, है ना। ये बेसिकली हो रहा है आपका 268/36, 12 तिया 36, है ना। तो आपने सोचा कि सर 4 से उड़ा देते हैं। 4 इंटू 6 24, देखो 4 इंटू 6 24 और 4 इंटू 7 28 और 4 इंटू 9 36। तो 9 से कैंसिल करोगे, 9 इंटू 7 63, बचेगा 4/9, है ना। 63 4/9, यानी 7 सही 4/9 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर मिला, जबकि वादा 10% का किया था, लेकिन वो नहीं मिला। 7 4/9 इज द आंसर। यही आ रहा है क्या? सेवन 4/9 बी आपका आंसर आना चाहिए, जो मुझे लग रहा है। बाकी आप अपनी राय व्यक्त करें, सही है या गलत है। आया भाई? हम्म। ठीक है, हम रख लेंगे ट्रस्ट में बस। आगे बढ़ेंगे। 90, सवाल नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 इज दी नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, ए पर बी का 2600 रुपए कर्ज है। ए के ऊपर बी का 2600 रुपए कर्ज है जो 2.5 साल में चुकाना है, 2.5 ईयर्स में चुकाना है, 2.5 ईयर्स, है ना। इसी प्रकार बी पर ए का 3180 रुपए का कर्ज है जो 6 महीने में चुकाना है। दोनों तुरंत कर्ज चुकाना चाहते हैं 12% की दर पर। कौन किसको कितना देगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। 6 महीने हैं, 12 से भाग देंगे, 2.5 साल है, कोनो दिक्कत नहीं। सवाल बड़ा अजीब है, पहली बार आपने पढ़ा होगा, हम आपको समझा रहे हैं। 12%, 2.5 साल, कितना ब्याज होता है जी? ये होता है 30%। 6 महीने का 12% के हिसाब से कितना ब्याज होगा? 6% होगा। अगर देखो ये ऐसा है कि इतना कर्ज है, यानी अगर वो व्यक्ति जितने समय के लिए भी उसने पैसा लिया है, अगर उतने समय के बाद लौटाएगा तो ब्याज सहित ये जो है ना, ये अमाउंट है, ये जो आप दिख रहे हो, ये मिश्रधन है, ये भी मिश्रधन है, ये भी मिश्रधन है। अगर जितने साल की भी उनके बीच में बातचीत हुई है, उतने साल बाद अगर बी ए को या ए बी को पैसा लौटाता है तो इतना इतना लौटाना पड़ेगा। यानी और पर वो चाहते हैं कि यार पहले ले लिया, फिर मन में चेंज हो गया कि छोड़ो यार, अभी पैसा है, तुम तो ले लो, कर्जा आज ही खत्म करो। जो पैसा 3 साल बाद देना था उसने कहा यार मैंने ले लिया है, पर तुम आज ही लेके इसको खत्म करो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर 30% ब्याज शामिल है, यानी ये जो 2600 रुपए आप देख रहे हो, इसके अंदर 30% ब्याज शामिल है। 130% है तो 100% कितना? दिस इज 2000। इसके अंदर 6% ब्याज शामिल है, 3180, 6% है तो 100% कितना? सो दिस इज 3000। अब मुझे पता चल गया कि अच्छा, ए ने बी से 2000 लिए थे और बी ने ए से 3000 लिए थे। दोनों ने आपस में एक दूसरे से पैसा लिया, ए ने 2000 लिए, बी ने 3000 लिए। तो बी एक काम करे कि ए को 1000 रुपए दे दे, उनके बीच में एडजस्टमेंट हो जाएगा। सी आपका आंसर है। आखिरी लाइन अगर आपने अच्छे से पढ़ी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना भाई। इसने 2000 लिए, एक ने 3000 दिए, 1000 का अंतर है, सामने वाले को 1000 दे दो, हिसाब किताब बराबर, काम वहीं खत्म हो जाएगा। ये खेल यहां पे चल रहा था। आया समझ में? बी ने 3000 रुपए उधार लिए थे और ए ने 2000 लिए थे, तो वो 1000 ए को दे दे तो दोनों का बैलेंस बन जाएगा। ये खेल है। अभी बताऊंगा मैं आपको। चलिए, अब हमारे जो अगले क्वेश्चंस हैं, दिस आर रिलेटेड टू इंस्टॉलमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं किस्त। मैं आपको 2 बातें बताता हूं। पहली बात कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसका इंस्टॉलमेंट का सिस्टम बड़ा अजीब है ना। हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है, इसमें बड़ा अलग सिस्टम चलता है। तो मेरा 2 चीजों को लेकर सजेशन रहेगा। इसकी मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बताने वाला हूं, ठीक है। इसकी बहुत इजी मेथड रहेगी जो मैं आपको बताऊंगा, पर उसको आप बस सीख लो। सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस लगभग नहीं के बराबर आते हैं, कभी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के आते हैं, उनको हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। लेकिन हम सिंपल इंटरेस्ट को भी सीखेंगे। पर एक बात ध्यान रखना कि इसका जो लॉजिक है, जो तरीका है, वो बड़ा अजीब है ना। मतलब ये जो यहां इंस्टॉलमेंट का सिस्टम होता है वो बहुत अजीब होता है, इसलिए मैं बहुत बेसिक या बहुत गहराई में जाके इसको नहीं समझाता हूं। मेरा सजेशन है तरीका सीखो और आगे बढ़ो, ज्यादा इसमें मत पचो,
क्योंकि ये आता नहीं है, आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको करने के दो तरीके हैं, एक लॉजिकल मेथड है और एक ये फॉर्मूला है। अगर आपको साधारण ब्याज के किश्त के सवाल, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस करना है, सो नंबर 1 फॉर्मूला जो दिया हुआ है, और आपको पता है फॉर्मूले अपने को समझ आते नहीं, तो हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लगाते हैं यहां पे लॉजिक। तो मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना तरीका क्या होता है। हमेशा सबसे पहले 100 मानिए, हर साल 5 साल के लिए 5% के हिसाब से 770 रुपए, 770 रुपए जो है वो दे है, यानी इतना चुकाना होगा। कर्जा कितना लिया नहीं पता, चुकाना 770 पड़ेगा आपने अगर यहां पे लिया है तो, ठीक है, चुकाया जाता है। ब्याज की दर 5% है, तो बताओ हर किश्त कितने की होगी। तो देखो, समय 5 साल है, दर 5% है, माना पहली इंस्टॉलमेंट 100, मानो 100, 5 बढ़ाते जाओ, पहले साल का 100, अगले साल का 105, फिर 110, फिर 115, फिर 120, ऐसे ये बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है? सबसे पहले 100 मान लो, और 2-3 सवाल देखना भी, सब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, चिंता मत करना ज्यादा। सबसे पहले आप क्या मानोगे, सबसे पहले 100 मानोगे, है ना, कि 100, फिर 5 बढ़ गया, फिर 5, फिर 5, फिर 5, तो टोटल कितना हो गया, 20, 30, 40। ये आ गया आपका कितना, 1, 2, 3, 4, 5, और ये हो गया 20 और 30, 40 और 50, ये हो रहा है टोटल 550। देखो, इनके हिसाब से हो रहा है 550, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो रहा है, 770। तो एक की वैल्यू क्या आएगी, एक की वैल्यू आएगी 770 बटे 550, है ना। अगर एक की वैल्यू ये है, तो आपकी हर इंस्टॉलमेंट कितने की है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। 770 अगर 550 के बराबर है, तो 100 कितना, 100 क्यों, क्योंकि 100 आपने माना था। एक जीरो से एक जीरो गया, 11 से 5 बार, 11 से 7 बार, 5 से कैंसिल हुआ 20 बार, 20 का 7 में मल्टीप्लाई कर दिया, 140 रुपए की हर इंस्टॉलमेंट बनेगी। दिस इज योर आंसर, 140। आया समझ में? यह सबसे अच्छा तरीका रहेगा इसको करने का। अब आपके मन में जो डाउट आएगा मैं वो बताता हूं। आप बोलोगे कि सर 140 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट है, तो इस हिसाब से तो वो 700 रुपए देगा, जबकि चुकाना तो 770 है। ये बात हजम नहीं हो रही। कर्जा लिया 770, चुकाना है 700। मैंने कहा ना, बहुत अजीब चीज यहां पे चलती है। यहां एक्चुअल में हो क्या रहा है मैं आपको वो बताता हूं। उसने कितने पैसे लिए वो तो पता ही नहीं है। अगर उस पैसे को किश्त में चुकाएगा तो 140 रुपए की 5 किश्त देगा। और अगर भाई, दो तरीके हैं कि यार हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा ले लेना, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि मैं तो तुझे 5 साल बाद इकट्ठा पैसा दूंगा। अगर इकट्ठा देगा तो 770 रुपए, और इंस्टॉलमेंट में देगा तो 700। इंस्टॉलमेंट में फायदा है, क्योंकि हर साल इंस्टॉलमेंट देगा तो ब्याज थोड़ा कम लगेगा। 5 साल में इकट्ठा ब्याज लगे, और नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा चुकाते जाओ। दोनों में ज्यादा अच्छा क्या है, ज्यादा बेटर यही रहेगा ना कि थोड़ा थोड़ा आप चुकाते जाएं, तो उसमें ब्याज कम लगेगा। लेकिन अगर आपने 5 साल बाद इकट्ठा पैसा लौटाया तो ब्याज ज्यादा लगेगा। तो एक्चुअल में यहां पे हमें यह पता नहीं चल पाता कि उसने उधार कितना लिया था। मान लो उधार तो 500 लिया था, है ना, 500 लिया था, किश्त में दोगे तो 700 रुपए में काम हो जाएगा, इकट्ठा 5 साल बाद दोगे तो 770 में काम होगा। ऐसे सवालों में कभी प्रिंसिपल पता नहीं होता, मूलधन पता नहीं चल पाता। यह बस यहां पे कंफ्यूजन है। शायद आप भावनाएं समझ पाए होंगे। एक सवाल हम और करेंगे, फिर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले 100 लिख लिया करो। ब्याज की दर फिर से 5% है, और इस बार 4 साल का सवाल है। तो अगला हो गया 105, फिर 5 जोड़ दो, फिर 5 जोड़ दो, सबको जोड़ो। ये हो गया 30 और 30, 430, जबकि रियल में कितना है, 6450। 6450 अगर 430 है तो 100 कितना, जल्दी से मुझे हल करके बताओ आंसर क्या आएगा। करेक्ट। जो ईएमआई मार्केट में चलता है ना, इसमें कभी भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता। हम जो भी लोन लेते हैं, फाइनेंस कराते हैं, ये हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलता है। सिंपल इंटरेस्ट व्यवहारिक नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट कोई फॉलो नहीं करता। हर जगह कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है, लेने में भी देने में भी।
प्रैक्टिकली। चलो अब इसको हम करेंगे हल। 0 से आपका 0 गया, 43 से इसको कैंसिल करोगे 15 बार, 15 और 100 का गुणा, सो द आंसर इज 1500। हर इंस्टॉलमेंट आपकी कितने की बनेगी? 1500 की बनेगी। ये आपका आंसर है। आया समझ में? यस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सब लोग करके बताएंगे। जल्दी से इसका आंसर बताइए। हाँ जी, 848 रुपए 4% 4 साल के अंत में चुकाना है। तो सबसे पहले लिया आपने 100, हर साल 4% बढ़ता जाएगा। तो 12 8 20, ये कितना हो गया? 424, विच इज इक्वल टू 848। तो 848 अगर 424 तो 100 कितना? हर किस्त बनेगी यहां पे कितने की? 200 की, 200 की। सिंपल है ना? सिंपल बात है। अगला देखते हैं, इसको देखिए भाई। हमेशा 100 ही लेना है। 5 साल बाद दे 3600 रुपए के ऋण को चुकाना है, ब्याज की दर 10 है। तो आपको बताना है हर किस्त, है ना? 100 हो गया, 110, 120, 130, 140। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, है ना? तो ये 0 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। 610 का 6 गुना, 1 मिनट, यही आएगा ना? 5 साल है, हर साल आपको 10% देना है। बात ठीक है क्या? 4 3 7 2 9 और 1 10, अच्छा 600 हो रहा है ना? 600 हो रहा है, जो 3600 के बराबर है। 600 बराबर 3600, 1 बराबर 6, तो 100 बराबर कितना? 600। हर किस्त 600 की होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 95, इसमें दम है। हम्म बिल्कुल ठीक। हम्म ठीक है हर्षिता, बना देंगे आज। देखिए 16,000 रुपए 3 साल पहले 3 किस्त में उधार लिए, पहले वर्ष के बाद शुरू होती है। पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है, दूसरी किस्त तीसरी की 2/3 है, ब्याज की दर 10% है। तो दूसरी किस्त का मान ज्ञात करें। बात समझ में आ रही है? 3 किस्त है, पहली, दूसरी और तीसरी। ध्यान से समझना मैं आपको क्या बोल रहा हूं। और इस बार ये जो 16,000 है, ये प्रिंसिपल है, मूलधन है जो आपको दिया हुआ है ना? अब आपसे क्या बोल रहे हैं? पहली किस्त दूसरी की आधी है, दूसरी किस्त तीसरी की 2/3 है।
सेकेंड इंस्टॉलमेंट थर्ड की 2/3 है, यानी अगर ये 3 है तो ये 2 है, और पहली किस्त दूसरी की आधी है यानी 1 है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, है ना? सेकेंड इंस्टॉलमेंट थर्ड की 2/3 है, यानी थर्ड को 300 माने तो सेकेंड 200 होगी, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकेंड वाले की क्या होगी? आधी होगी, हाफ होगी। तो इनका रेशो बनेगा 100, 200 और 300। थोड़ा तरीका अलग होगा, ध्यान से समझना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो देखो होगा क्या, पहले साल अगले आने वाले 2 साल के हिसाब से, भाई पहले साल पे हम 2 बार, क्योंकि उसके आगे 2 साल है, उस पे 2 बार ब्याज लगेगा। 1 साल का 10, तो इस पे क्या लगेगा? 20%। दूसरे साल केवल अगले 1 साल के लिए ब्याज लगेगा, तो यहां 1 बार ही ब्याज लगेगा, और आखिरी में 300 रुपए आपको देना है। इसमें सिस्टम थोड़ा उल्टा चलता है ना? पहले साल जो इंस्टॉलमेंट है उस पे आने वाले 2 साल और ब्याज लगेगा, क्योंकि 100 पे ब्याज लगते जाएगा, तो हम वहां पे 10-10% 2 बार लगेगा। दूसरे साल पे केवल अगले साल ब्याज लगेगा, तो वहां केवल 1 बार 10% लगेगा। बात समझ आ रही है? तो 100 का 20% 20 होता है, 200 का 10% भी 20 होता है, तो ये हो गया 120, ये हो गया आपका 220, और ये हो गया आपका 300। तो 3 2 5 और 1 6, टोटल हो गया आपका कितना? 640, 640, 640 हो गया। लेकिन ये जो 16,000 है, ये 640 क्या होता है? ये हमेशा हम मिश्रधन निकालते हैं, ये हमेशा अमाउंट निकालते हैं। तो अमाउंट के लिए अमाउंट चाहिए, समझ में आ रही है बात? 640 अगर मिश्रधन है, तो 16,000 पर आप क्या करोगे? 1 साल का 10, तो 3 साल का कितना? 130% निकालोगे, तब ये चीज बराबर होगी। 16,000 तो प्रिंसिपल है, 1 साल का 10 तो 3 साल का 30, 130% निकालेंगे, तब अमाउंट अमाउंट के इक्वल होगा। तो देखो 16,000 130%, और नीचे आएगा आपका 640। इस सब से क्या पता चलेगा? 1 यूनिट की वैल्यू। तो आपसे बोला है सेकेंड इंस्टॉलमेंट बताओ, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने यूनिट से? सेकेंड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है 200, सो मल्टीप्लाई बाय 200, इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और क्या कर सकते हो, या इधर उड़ा दो आप उसको, 1 2 3, 1 2 3। 16 से कैंसिल हुआ 4 बार, 4 से कैंसिल हुआ 50 बार, और 13 पंजे 65, यानी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है दिस इज 6500, 6500। डी आपका आंसर है, 6500। आया समझ में? हम्म। आया? हाँ या ना? ठीक है, एक बार हम आपको और समझाते हैं। एस पर रेशो आपको ये समझ में आ गया कि अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट को 300 मानते हैं तो सेकंड को 200, फर्स्ट को ये। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे अगले 2 साल तक इंटरेस्ट लगेगा, तो 1 साल का 10, 2 साल का 20। सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नेक्स्ट 1 ईयर इंटरेस्ट लगेगा, तो 10, है ना? तो 100 का 20%, 200 का 10%, सबका टोटल करा 640। नाउ ये 640 अमाउंट है, तो अमाउंट के लिए अमाउंट इक्वल करना पड़ेगा। दिस 16,000 इज प्रिंसिपल, ये मूलधन है, तो इस पर 1 साल का 10, 3 साल का 30% इंटरेस्ट लगेगा। 130% निकालेंगे तब। इसके पहले जो भी था, ये सब जो थे ना, ये 3600, फिर इसके बाद यहां पे 848, इसके बाद 6450, ये सारे अमाउंट थे, मिश्रधन थे। लेकिन इस बार आपको अमाउंट नहीं दिया था, इस बार आपको प्रिंसिपल दिया था। तो आपने पहले अमाउंट निकाला, फिर अमाउंट से डिवाइड करा, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट बोला है तो 200 से मल्टीप्लाई करा। सो द सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज 6500। ऐसे होगा ये। अब बात क्लियर हुई? हाँ।
चलो, तो आज के लिए इतना सफिशियंट है, ऐसा मेरा विचार है। आज रात को 8:30 बजे मैं लाइव आऊंगा और आज एसएससी जीडी का मैथ्स का मॉक टेस्ट सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर आपका एसएससी जीडी एग्जाम है तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, है ना। और कल पटवारी एग्जाम का एनालिसिस भी होगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कल वापस अपने समय पर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।